फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्रीविजर BAU। हमारे साथ आज एक नया वीडियो आया है जो हम लोग कैट पे स्पेशली लाए हैं, जिसमें हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिन्होंने अभी कैट क्लियर किया है और वो अभी IIM रोहतक में उनका एडमिशन हो चुका है। तो हम उनसे जानेंगे कि उनका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या था, क्या क्या वो एडवाइस देना चाहती है। सब क्वेरी हम लोग उनसे क्लियर करेंगे और ताकि हमारे ऑडियंस में जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अब आप हमारे वेबसाइट से भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम अर्पिता टू आवर चैनल। थैंक यू सर। हम लोग चाहेंगे कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन के साथ इस वीडियो को शुरू करें। मेरा नाम अर्पिता चौधरी है। हम अपना 10th 12th बोकारो से किए है संजय। उसके बाद यहाँ अभी फाइनल ईयर में है। अभी हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे कैट 2020 के लिए 2019 के नवंबर में। 20 के नवंबर में एग्ज़ाम होता है, सो एग्जैक्टली 1 ईयर पहले हम स्टार्ट किए थे। हम कोचिंग में एडमिशन लिए टाइम इंस्टीट्यूट में। तो इनिशियली वहीं से हो रहा था ऑफलाइन क्लासेस, उसके बाद पैंडमिक हो गया तो ऑनलाइन होने लगा क्लासेस। जब ऑफलाइन था तो कॉलेज भी चल रहा था, इसलिए उस समय बस क्लासेस होता था और जो वो लोग हैंड आउट्स देते थे उसी से प्रिपरेशन था। उसके बाद इनिशियल जब लॉकडाउन हुआ तो फिर प्रॉपर तरीके से सेल्फ स्टडी स्टार्ट हुआ और उसी के साथ फिर मॉक्स देते देते फाइनली फिर हो गया। सर जैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बहुत मतलब स्टूडेंट्स यहाँ के MBA के लिए बहुत कम ही लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको मोटिवेट और उनको मतलब क्या बोलते हैं कि पुशअप करने के लिए हम लोग को कुछ उसका एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अपना बताओ कि किस तरह से तुम सोचे कि हम IIM में जाएं MBA करेंगे और वो के लिए क्या बेनिफिशियल होता है और क्या मतलब जो मोटिवेशन था वो बताओ ताकि हम जूनियर्स हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं। सर इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इनिशियल स्टेज में जूनियर से डिसाइड कर ले कि करना क्या है, या तो इधर PG करना है या जॉब करना है या फिर MBA सेक्टर में जाना है। तो वो एक चीज़ हम डिसाइड कर लिए थे जब हम 3rd ईयर में थे तभी कि हमको कैट ही करना है। इसलिए बाकी फिर किसी और चीज़ का तैयारी नहीं की, इसी पे फोकस थे, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सर उसके बाद ज़रूरी है कि एक ही कंसिस्टेंटली करते रहे। एक बार स्टार्ट कर लिया तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए। अभी कुछ कर रहे हैं फिर स्विच कर रहे हैं, वो फिर गलत हो जाता है। सो एक बार स्टार्ट कर लिए कोचिंग तो फिर उसी का तैयारी करते रहे कंटिन्यूअसली। और सब बुक्स वगैरह के लिए सर हम तो जी अपना पैकेज ही फॉलो करते थे, जो कि टाइम का पैकेज था। उसके अलावा हम लोग और भी बुक्स है, अरुण शर्मा के बुक्स है, वो सब फॉलो कर सकते हैं। MBA ऐसा लाइन है कि हम लोग एक बार ले लिए तो फिर बहुत सारा वाइड स्कोप हो जाता है। आइदर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर आगे अगर अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करना है तो वो कर सकते हैं। सो इसलिए हम MBA के लिए गए। तो अर्पिता जी ने स्ट्रैटेजी बताया कि क्या आपने फॉलो किया। तो हम जानना चाहेंगे कि आप कैट का एक बार एग्जाम पैटर्न को ओवरव्यू बता दें कि कैसा होता है, क्या क्या सेक्शंस होते हैं, क्या मार्किंग, टोटल स्कोर्स, ये सब बता दें। सर उसमें 3 सेक्शन होते हैं, एक VARC, दूसरा DILR और फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी। कैट एग्जाम में एक चीज़ डिफरेंट है कि हर सेक्शन में अलग टाइम लिमिट मिलता है। इट्स लाइक डिफरेंट एग्जाम में कि अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उसको पहले सॉल्व कर ले, पर ऐसा नहीं है। अगर इंग्लिश का है तो फिर वो 40 मिनट्स उसी का है, उस वही सॉल्व करना और सेम ही पैटर्न रहता है, पहले इंग्लिश होगा फिर DILR और फिर कॉन्ट्स। तो इंग्लिश के लिए मेरा स्ट्रैटेजी था कि हम जो कोचिंग के थ्रू होता था वो तो सॉल्व करते ही थे, उसके अलावा द हिंदू पढ़ते थे डेली बेसिस पे, उससे हो गया। DILR एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करें, क्योंकि पैटर्न मोर और लेस सेम ही होता है हर बार। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। और मॉक्स तो देना चाहिए, सेक्शनल बहुत सारा देना चाहिए, सो दैट क्योंकि बहुत सारा तरीका होता है, अलग अलग पैटर्न होता है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी एक मेरा वीक पॉइंट था। और इम्पॉर्टेंट है कि जिसको अगर बेसिक्स बहुत कमज़ोर है कॉन्ट्स का, जैसे मेरा था, तो 11-12 का NCERT सॉल्व करना चाहिए इनिशियल स्टेज पे। और उसके बाद फिर आगे का बुक्स है, अगर अपना कोचिंग का है तो, या फिर अरुण शर्मा जैसे बताए वो। अर्पिता,
Name the book you refer for the CAT preparation. सर हम तो बस अपना कोचिंग का ही पैकेज बनाए थे, इसलिए हमको ज़्यादा नहीं पता, हम बस एक अरुण शर्मा जानते हैं, इसके अलावा। बहुत लोग बोलते हैं ना कि ओके अरुण का book आता है तो सर वो हम करना चाहिए। सब मेरा मानना है कि एक ही का फॉलो करें, बट उसी को करें बार बार। इट्स नॉट दैट कि एक बार हम इस पैकेज से बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा अवेलेबल तो बहुत कुछ है, और मोस्टली सब में कंटेंट भी सेम ही रहेगा, फॉर्मूलाज या क्वेश्चन टाइप भी मोस्टली वही रहता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर को ही देखकर बनाया जाता है। तो फिर एक ही, मेरा मानना है कि एक ही पे फॉलो करना चाहिए, एक चीज़ है उसी को बार बार बनाए, बट एक ही से करें। और दूसरी चीज है कि जब तुम टेस्ट देती थी तो कितना नंबर लाती थी? यस सर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक कंसिस्टेंसी और एक मॉक टेस्ट। मॉक हम बहुत सारा दिए थे, अराउंड 60 मॉक्स दिए थे। तो पहला जो मॉक था वो तो बहुत ही ड्रास्टिकली खराब था लेकिन देते देते इम्पॉर्टेंट है कि एक तो देना उसी टाइम पर, एक्चुअली वो तो खैर लास्ट मोमेंट में पता चलता है कि टाइम स्लॉट क्या है, बट एक बार एडमिट कार्ड आ जाए तो इम्पॉर्टेंट है कि उसी टाइम पे मॉक्स देना चाहिए, सो दैट यूज टू हो जाए। और एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, हर मॉक को देने के बाद फिर उसको फिर से एनालाइज करें। मैथ्स जैसे मेरा वीक था सेक्शन, तो हम सारा मॉक्स का क्वेश्चन फिर से कॉपी में बनाते थे, बिकॉज ऐसा भी होता है कि एनालाइज कर लिया, आज कर लिया, बट एक महीना बाद जब उसको देख रहे तो भूल गए। सो इसलिए उसको जो चीज़ वीक है उसको फिर से बना सकते हैं, मतलब अपने से कॉपी में बनाया फिर बार बार रिविजन करें, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। कैट पेपर में मेनली देखा गया है कि इंग्लिश पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता, तो उसको कॉप अप करने के लिए क्या की थी तुम? उसके लिए हम वही प्रीवियस ईयर का तो बहुत बनाते थे क्वेश्चंस, और मॉक्स ही मेरा मेनली वही था, प्रीवियस ईयर मॉक्स और जो पैकेज है, और फिर उसके लिए द हिंदू पढ़ते थे। नॉवेल्स नहीं, बहुत लोग बोलते हैं नॉवेल्स पढ़ने के लिए, बट हमको लगा कि आर्टिकल्स, जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होता है उसका वाइड रेंज होता है, नॉवेल्स अगर पढ़ रहे हैं तो वो फिर एक ही पे रहता है, एक ही टॉपिक पे, तो इसलिए हम न्यूज़पेपर ही रिकमेंड करते हैं। जनरल बच्चों का समस्या रहता है कि द हिंदू को ऑनलाइन पढ़ा जाए या ऑफलाइन, ये सब सोचते हाँ, एक्चुअली जब कॉलेज में थे तो हम भी ऑफलाइन ही पढ़ते थे, बट फिर रियलाइज भी हुआ कि एक्चुअली जब एग्जाम देना है तो हम लोग को ऑनलाइन ही देना है, स्क्रीन पे देना है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोग ऑनलाइन का भी आदत डालें, वही बेटर, क्योंकि एग्जाम तो हम लोग को उसी वे पे देना है ना, उसी पोर्टल में। सो ऑनलाइन एग्जाम पढ़ने का भी आदत होना चाहिए। और सर कैट के लिए 50% ही चाहिए, तो इट्स क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे बैंक एग्जाम होता है या एसएससी कुछ उसके लिए होता है, या फिर एमबीए में भी स्नैप और सीमैट जैसे एग्जाम होता है, उसमें हम लोग को ऑलमोस्ट 99% तक के लिए सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, बट कैट के लिए हम लोग को 50% ही स्कोर करना होता है। तो एग्ज़ाम के दौरान ज़रूरी है कि हम लोग सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन का। DILR जो होता है उसमें सेट्स होता है, एक सेट होता है उसमें 4 या 5 क्वेश्चन होता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होता। तो वो सेट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले चूज करें उसके बाद फिर सॉल्व करना स्टार्ट करें। एक बार स्टार्ट कर लिए तो फिर एक बार टाइम देने के बाद फिर बैकआउट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता, और जब रिमेनिंग टाइम कम हो तो फिर वो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। और तीसरी चीज मैं पूछना चाहूंगा कि कोई भी बंदा सीरियस प्रिपरेशन करना चाहता है कैट के लिए, तो कितना महीना समय लगेगा? 6 to 8 मंथ्स, डिपेंडिंग कि कौन किस स्टेज से स्टार्ट कर रहा है। कुछ लोग का बेसिक्स, अगर इंग्लिश तो सबका नॉर्म से सेम ही होता है, बट ऐसे कॉन्ट्स और DI होता है ना जिसमें बेसिक से स्टार्ट करना होता है, तो अगर बेसिक से स्टार्ट करना है तो 6 to 8 मंथ्स इज इनफ। लेकिन बहुत लोग हैं जो लोग एंड स्टेज पे भी ट्राई कर, मतलब 3 to 4 मंथ्स पे भी कर लेते हैं, सिर्फ मॉक्स देकर कर लेते हैं। सो लेकिन हम तो रिकमेंड करेंगे 6 to 8 मंथ्स इज नेसेसरी। ओके। और कैट प्रिपरेशन के लिए कोई लिमिट भी रहता है क्या? लिमिट 3 साल या 4? नहीं, कैट के लिए कोई लिमिट नहीं है, लोग वर्क एक्स के बाद भी देते हैं, तो ऐसा कोई एज लिमिट भी नहीं है, कभी भी दे सकते हैं। ओके ओके। वर्क एक्सपीरियंस का कुछ बेनिफिट है क्या इसमें अर्पिता, कि अगर कोई काम किए हो तो हाँ, इंटरव्यू वो के कैट दौरान एग्जाम में कुछ बेनिफिशियल हो कहीं पे इंटरव्यू?
हाँ, इंटरव्यू के दौरान होता है मतलब वर्क एक्स का भी, लेकिन 50% हर कॉलेज में वो लोग फ्रेशर के लिए भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई फ्रेशर है तो फिर वो मतलब कम है किसी वर्क एक्स वाले से। बट पहले से वर्क एक्स होना भी बेटर होता है, बिकॉज उस लाइन में जाना है अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो अर्पिता, बहुत सारे मैक्सिमम हमारे सब्सक्राइबर्स जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड से हैं, तो उनका एक कंफ्यूजन रहता है कि एग्रीकल्चर से एमबीए जाए। ये सब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, या आप कह सकते हैं कि एक मिसकंसेप्शन भी इस चीज़ से रिलेटेड है कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को क्या बेनिफिट होगा उसमें जाके, या वो लोग कहीं छट ना जाए क्योंकि एक टाइप से जनरल एग्जाम हो जाता है ये। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमको ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर होना एक बेनिफिट ही है कैट में जाने के लिए। एक तो अगर किसी को सोलली अगर रहना है एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड, तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। वो आईएम अहमदाबाद में होता है, एफएबीएम, और लखनऊ में भी होता है। उसका भी इंटरव्यू दिए थे अहमदाबाद का। तो अगर उसमें रहना है या फिर अगर जनरल करना है तो ये भी कर सकते हैं। इनफैक्ट कैट में या जो भी एमबीए का एग्जाम्स होता है उसमें एकेडमिक डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनफैक्ट एग्रीकल्चर होना इज बेटर इसमें, वो हेल्प ही करेगा। और जनरल सारा एग्जाम्स में अगर बेस ले तो वो इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स ही होता है। सो सम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, बेस वही है हर एग्जाम का। तीसरा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सही बात है। कैट में नाम लिखाने के लिए फी बहुत ज्यादा लगता है। क्या ये सही है या फॉल्स है? तुम बताओ। हाँ, फीस तो आईएम का है ज़्यादा, बट उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई भी है। तो अगर उतना फीस लग रहा है तो फिर उतना का प्लेसमेंट का भी स्कोप है। फीस के लिए बहुत सारा होता है, लोन होता है जिसमें बिना कोलैटरल का मिल जाता है आईएम के लिए, या कोई भी रेप्यूटेड आईआईटीज वगैरह के लिए। तो उसका कोई मतलब अगर उतना हो रहा है तो फिर उतना इन्वेस्ट आ भी जाता है रिटर्न। अच्छा ठीक, फी के बारे में थोड़ा जानकारी दे दो। लोगों को डाउट रहता है कि कितना फी लगता है। सिर्फ सुनता है 20 लाख रहता है, 24 लाख रहता है। रियली में कितना फी रहता है ये बता दो। रियली में जो ओल्ड आईएम्स है, जो बड़े हैं, एबीसी, ये सब, ब्लैकी जो है, उसका रहता है 20 के अराउंड रहता है। एग्जैक्ट फी स्ट्रक्चर हमको भी नहीं पता, बट 22 रहता है। जैसा प्लेसमेंट रहता है वैसा फीस भी रहता है। अगर अहमदाबाद का 23 एवरेज है प्लेसमेंट, तो वैसा फीस भी है। और फिर अगर न्यू आईएम्स है और बेबी आईएम्स है, उसका अगर प्लेसमेंट कम है तो फीस भी कम है कंपैरेटिवली, 15 लाख 18 लाख वैसा करके। रोहतक का कितना फी है? रोहतक का 2 इयर्स का 18 लाख है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ओके ओके। तो अर्पिता, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये जो लॉकडाउन हुआ, कोरोना पैंडेमिक हुआ, इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट एक टाइप से डिप्रेस टाइप के माहौल में थे, और बहुत लोग ने इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढा। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये लॉकडाउन आपके लिए कैसा प्रूव हुआ? मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग इन डिसगाइज था, बिकॉज इसको हम फुल्ली तरीके से, मेरे लिए एक तरह से ये ड्रॉप ईयर से भी ज़्यादा टाइम मिल गया। अगर कोई ड्रॉप भी लेता तो शायद इतना टाइम नहीं मिलता जितना हम लोग को पिछले पैंडेमिक में मिला, और अभी भी इस बार भी मिल रहा है। हम लोग का कॉलेज का भी एक है, उतना ज़्यादा रहता नहीं है, मतलब प्रेशर नहीं रहता। सो हम लोग उस टाइम को ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं पढ़ने के लिए। और सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि इस लॉकडाउन में अच्छे से हो सकता है। और एक होता है जब हॉस्टल में रहते हैं तो उतना टाइम नहीं मिलता, बट क्योंकि घर में है तो हम लोग अपना 100% दे सकते हैं। फिर कई लोग ऐसा करते हैं कि अपना कोई तैयारी करना हो तो वो लोग एकेडमिक्स को साइड कर देते हैं और वो लोग इसी में फोकस करने लगते हैं। तो आपका इस पे क्या व्यूज़ है कि उनको एकेडमिक्स पे भी ध्यान देना चाहिए या सोली इस पे चल जाना चाहिए? एकेडमिक तो अपना जो चल रहा है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम अपना कॉलेज का पढ़ाई छोड़ दें। वो फिर, क्योंकि वो जो ग्रेजुएशन का मार्क्स आएगा वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, और लिए है तो कोई सिर्फ डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है ना, कुछ सीखना भी है। तो एकेडमिक्स तो करना ही चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे। बट हाँ, क्योंकि हम लोग का कॉलेज में उतना प्रेशर नहीं रहता तो काफ़ी इजी हो जाता है साथ में। डिफरेंस जो कैट होता है, जैसे एमबीए के लिए बहुत सारे एग्जाम होता है, कैट, सीमेट, जेट एंड ऑल जितना भी है, उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली मतलब सिलेबस का क्या डिफरेंशिएशन होता है उसमें?
कैट और जैट मोस्टली सेम होता है, बस एक डिफरेंस होता है कि जैट में DILR का सेक्शन अलग नहीं होता, उसके जगह उसमें डिसीजन मेकिंग होता है। उसका सेक्शन होता है, उसमें पूछा जाता है कि अगर हम उस पोजीशन पे है किसी कंपनी में, तो हम एक सिचुएशन दिया जाता है, काइंड ऑफ केस स्टडी होता है। तो वो एक डिफरेंस होता है कैट और जैट में। और बाकी का जितना भी एग्जाम्स होता है वो अलग होता है, मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं बैंक का पैटर्न होता है, जिसमें टाइम लिमिट इम्पोर्टेंट होता है। टाइम इम्पोर्टेंट होता है, एक जैसे स्नैप होता है वो 1 घंटा का एग्जाम होता है, तो उसमें टाइम और एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होता है। सीमैट का भी वही है, क्वेश्चंस का लेवल कम होता है वो सब में, बट स्पीड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कैट और जैट में एक्यूरेसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली एक्यूरेसी सब में है, बट उसमें टाइम ज़्यादा मिलता है बनाने के लिए पर क्वेश्चंस का लेवल हाई होता है। अर्पिता, इसका फ्यूचर एस्पेक्ट जैसे कि स्कोप वगैरह, जो कि क्योंकि बेसिकली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स उतना ज्यादा जानते नहीं है कि एमबीए करने के बाद हमको क्या मतलब करना पड़ेगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दो कि हम क्या कर सकते हैं, किस कंपनी में जा सकते हैं या फिर किस पोस्ट पे जा सकते हैं, इस टाइप से। एमबीए करने के बाद काफ़ी, एक तो बेसिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि, और मतलब प्लेसमेंट का तो कॉलेज प्लेसमेंट हो जाता है और बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रहता है। कॉलेज के थ्रू भी प्लेसमेंट जा सकते हैं और बाहर से भी कोई अप्लाई कर सकते हैं, सारी कंपनीज आती है, समर प्लेसमेंट भी होता है, तो उसमें भी प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल सकता है अगर अच्छे से परफॉर्म किए हैं तो मेन तो वही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर। उसके अलावा भी अगर किसी को अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करना है, क्योंकि बिजनेस का सारा लर्निंग हो जाएगा, हमको जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपना स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम एमबीए करना चाहते थे ताकि हम अपना एग्रीकल्चर बिजनेस स्टार्ट कर सकें। मतलब एक काइंड और से एक एंटरप्रेन्योर वाला फील्ड भी जा सकते हैं, सिर्फ कंपनी या कॉर्पोरेट सेक्टर ही इसमें जाना ज़रूरी हाँ, नहीं है। तुम्हारा क्या गोल है, बिजनेस करना है या फिर पैकेज लेना है फ्यूचर में? इनिशियली पैकेज लेना है और लॉन्ग रन में बिजनेस करना है। ओके ओके, वेरी नाइस। मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो आप इनिशियली कैपिटल जमा करके उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट करना या एग्जैक्टली। सही है। तो एक तरह से अर्पिता ने सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया कि क्या क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या स्ट्रैटेजी होता है। और जैसे उन्होंने कहा कि ये पैंडेमिक उनके लिए बहुत ही एक बून की तरह काम किया, तो हम चाहेंगे कि सारे स्टूडेंट्स को भी इसी तरह से इस टाइम का यूटिलाइजेशन करना चाहिए और अपना जो भी गोल है उस पर फोकस करके उसमें अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मोमेंट शायद ही किसी को सेंचुरीज में मिलता है कि या प्रिपरेशन करने के लिए विदाउट ड्रॉप, जैसा अर्पिता ने कहा कि विदाउट ड्रॉप ऐसा करना मिल जाए। और एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा अर्पिता कि आप कुछ एक फाइनल एक वाइंड बैक देना चाहेंगे ऑडियंस के लिए, एग्री ग्रेजुएट्स के लिए, या कोई मिसकंसेप्शन जो आपसे पूछा गया और उसको क्लियर करना चाहें आप अपनी तरफ से? हम, एक सजेशन है कि करंट अफेयर से हमेशा जुड़े रहे डेली बेसिस पे, क्योंकि कैट सिर्फ कैट तक नहीं रहता है, उसके बाद जीडीपीआई होता है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। कैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन और जीडीपीआई इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर कॉल आ गया तो हो ही जाएगा कॉलेज में, काफ़ी लोगों को कॉल आता है, उसमें से फिर बहुत कम लोग का होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीडीपीआई के लिए इनिशियल लेवल से वही हमेशा करंट अफेयर से जुड़े रहे, क्योंकि पीआई ऐसा चीज़ है कि कुछ भी पूछ सकते हैं, वाइड रेंज। अपना एकेडमिक्स तो होता ही है और जनरल क्वेश्चंस होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई एमबीए, या हाउ डू यू सी योरसेल्फ डाउन द लाइन 5 years 10 years। तो इसलिए उसके अलावा भी एक्सटेम्पोर होता है, जैसे मेरा IIM रोहतक का इंटरव्यू था, तो हमको 30 सेकंड दिया गया था स्किल इंडिया पे प्रिपेयर करना था। 30 सेकंड मतलब सोचना था, जस्ट जॉट डाउन द पॉइंट, और फिर 2 मिनट बोलना था। तो फिर, और इसके बाद हमसे मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था। सो वो कुछ भी हो सकता है, वाइड रेंज, इसलिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद के इंटरव्यू में एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट था। इस बार क्योंकि पैंडेमिक है तो बाकी जगह नहीं हुआ जीडी, बस पीआई हुआ था, बट और स्नैप SIBM पुणे के लिए था, राइटिंग टेस्ट था। और सिम्बायोसिस ना? हाँ, और IIM अहमदाबाद के लिए भी राइटिंग टेस्ट था, वो भी बहुत अलग अलग तरीके का होता है। जैसे अहमदाबाद का इंटरव्यू जो था उसमें एक पैसेज दिया गया था और उस पर हम लोग को क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था, लेकिन जो सिम्बायोसिस का था उसमें हम लोग को एक सिचुएशन दिया था और हम लोग को एक स्टोरी बनाना था।
सो वो भी बहुत वाइड रेंज होता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये तो राइटिंग टेस्ट है बट ऐसे करंट अफेयर्स से होना चाहिए पीआई के लिए। थैंक यू अर्पिता, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए और आई होप कि मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स के डाउट भी क्लियर हो गए होंगे और वो अपना प्रिपरेशन अब शुरू कर सकते हैं। और ऑन बिहाफ ऑफ एग्री विजार्ड वी वुड लाइक टू congratulate you once again for your achievement and all the Thank you, best sir. for your future.